नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मूल कर्तव्य तक को देख लिया था। ठीक है, इससे पहले हम लोग मूल कर्तव्य के चैप्टर को किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रपति है, तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, ये प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, प्रथम नागरिक। और अनुच्छेद 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे हम किसी देश के साथ कोई भी एमओयू साइन करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, इसको अगर ध्यान में रखिएगा ना, तो अभी इसके सीक्वेंस में कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाएंगे जो सिर्फ निर्वाचक मंडल से पूछा गया है। तो इसमें जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के जो है सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, इसमें नॉमिनेटेड सदस्य नहीं, इसमें भी नॉमिनेटेड सदस्य नहीं। ठीक है, तो मतलब इसमें से जो है 543 जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, और राज्यसभा में जो 12 जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। और बाकी तीन विधानसभा में दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर है। तो इन तीन विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन विधानसभा कौन सा था? तो यूटी का था। 8 यूटी है, उसमें से ये तीन कर सकते हैं। तो बाकी निर्वाचक मंडल में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये किसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है, जल्दी बताइए आप लोग। सारे स्टेट के जो हैं, सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं, 28 स्टेट के निर्वाचित सदस्य वो होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं कि कौन कौन शामिल होंगे, इसको मिटा के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है अदर अदर एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो चलिए हाँ, शुरू करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यूटी में तीन, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, और जे एंड के, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी को जो था 1992 में दिया गया था, निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। और यह यहाँ जो हम समझाएं कॉन्सेप्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पर होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति पर। अनुच्छेद 58 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता क्या है। तो देखिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, वह लोकसभा का मेंबर होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और भारत का नागरिक हो। तो भारत का यहाँ देखिए, अमेरिका में क्या होता है, जो भारत का अमेरिका का जन्म से नागरिक है, सिर्फ वही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में दोनों तरह के नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर आप मतलब नागरिकता लिए हैं, फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और नामांकन के लिए 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक। ये क्यों लाया गया था ना, जो ताकि बहुत कम आदमी इसमें भरे। तो 50 अनुमोदक जो होंगे वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो ये अगर आप किसी पार्टी से नहीं हैं और आपके पास इतना विधायक नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा आदमी खड़ा हो जाते थे, इस कारण से प्रॉब्लम होती है। हमारे देश के पहले जो थे वो राष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 को। ठीक है, और लास्ट में जो 16वां थे वो रामनाथ कोविंद थे, और अभी वर्तमान में 17वां राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और ये जो कार्यकाल इनका है, ये 17वां कार्यकाल है। राष्ट्रपति के जो चुनाव में होता है, जमानत राशि 15,000 जमा करना पड़ता है। ये जनरल ओबीसी के लिए 25,000 है, और एससी एसटी के लिए 15,000 है। ठीक है, और अगर इसका 1/6 मत का प्राप्त नहीं करेंगे, यानी जमानत जब्त हो जाएगी, तो ये राशि वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में बस इतना ही जानना था कॉन्सेप्ट के रूप में। बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा वो आपके लिए छोड़ेंगे, और जो क्वेश्चन नया होगा उसको हम करवाएंगे, और जो रिपीटेड होगा तो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो अभी क्या बताए थे, भारत का राष्ट्रपति ये प्रथम नागरिक भी होती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये गणतंत्र से है, तो सही है।
भारत के राष्ट्रपति पद का अमेरिका के राष्ट्रपति पद से मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति से अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद मिलता है। जब हम उपराष्ट्रपति देखेंगे तब इस चीज को ध्यान देंगे। और नीचे देख सकते हैं 21 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है इस चीज को। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है? बिल्कुल होता है, आपको बताए थे। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। देखिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो इसलिए ये सही है, आर गलत है। और भारत में जो है कोई भी चीज हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबके शक्ति पे सीमा है, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? बताए थे, अनुच्छेद 53 में। समस्त कार्यपालिका शक्ति देखिए रिपीटेड है, इसको देखेंगे। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित? राष्ट्रपति में रिपीटेड है। देखिए, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है? बिल्कुल, देखिए तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होती है वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है? देखिए, ऐसा स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये सही है, आर गलत है, क्योंकि पूरा विधायी नियंत्रण ही है राष्ट्रपति पे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। ये भारत के राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर अमेरिका के बारे में रहता है तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है और राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है? बिल्कुल, अभी हम लोग ऊपर किए थे। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो दोनों सही है, और दोनों का स्पष्टीकरण, क्योंकि हमने बताया था आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उससे मिलकर बनता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत से और अनुपातिक मत प्रणाली से, इसका दोनों आंसर होगा, ठीक है। बीपीएससी की तरफ से इसका दोनों आंसर दिया गया था, ठीक है, और दोनों होगा भी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, देखिए आया ना क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। तो अब 1, 3, 4 की तरफ हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किस किस प्रदेश को जोड़ा गया था? तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी थी, हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1992 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? अब देखिए, इसमें कौन नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य की विधानसभा के हैं, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? रिपीटेड है। चुनाव मंडल के सदस्य, रिपीटेड है। राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये रिपीटेड है, ठीक है। किससे चुने जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के राष्ट्रपति चुना जाता है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता, तो यही सही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए इलेक्शन है और निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है, या बाई इलेक्शन है, बिहार में बाई इलेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव ही कभी नहीं होगा? इससे नहीं होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, तो बताए थे हम लोग 50 निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक। 1997 से पूर्व ये 10 थी, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का है 2003 का। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल, आप लोग सोच के देखिए कि एमएलए का मूल्य कैसे ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा एमएलए के मूल्य का। एमएलए का मूल्य जो ज्ञात होता है, राज्य की जनसंख्या बट्टा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ है और 425 विधानसभा है, गुने 1000 से, तो अलग अलग, और बिहार का यही हो जाएगा, तो राज्य की जनसंख्या जो है 10 करोड़ और निर्वाचित सदस्य 243 गुने 1000 से हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग होता है, सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है? नहीं, इसमें दोनों का बराबर होता है, तो इसका केवल एक सही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो देखिए, राज्य उच्च सदन का अगर हो, राज्य विधानमंडल, तो पारित नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन बस घुमाया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है।
अभी 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जोड़ा जाता है। उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, संसद में चुने जाने की योग्यता देश का नागरिक आवश्यक है। पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो चलेगा। भारत में राजनीति में ये है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो चलेगा। राष्ट्रपति के विषय में तीनों ठीक है, तो केवल 2 सही है। भारत का जन्मा हुआ ही नागरिक नहीं होना चाहिए, देशीय नागरिक भी जो नागरिकता लेगा उस भी यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखिए, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी हो सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी विवाद होगा तो 1 मंथ के अंदर और सिर्फ व सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर फैसला दिया जा सकता है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रपति इस बीच में कोई भी काम करेंगे या करेगी तो उस काम को इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के द्वारा हुआ है, ठीक है। इस चीज को, इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, निर्वाचन की तारीख से या पदग्रहण के? तो पदग्रहण के तारीख से, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। त्याग पत्र किसको संबोधित करके दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के द्वारा लाया जा सकता है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया रिपीटेड। कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा ही। महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 2/3 बहुमत के आधार पर इसे पास होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से महाभियोग से संबंधित है? देखिए, रिपीटेड है, ठीक है, लेकिन डिस्कस कर लिए। महाभियोग लगाने का अधिकार रिपीटेड है, महाभियोग रिपीटेड है। कम से कम कितने दिन? 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये बात अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रिपीटेड भी है तो फिर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन सही किस आधार पर है? कौन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? तो निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब इनका महाभियोग लगता है तो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य, ना कि निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं, और विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट था। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए 6 माह के भीतर। ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर ये भी 6 माह वाला ही है। देखिए, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। देखिए, अगर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई या महाभियोग लग गया या किसी अन्य कारण से कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। इस बीच में चुनाव करवाना होगा तथा नया राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेगी। मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो सबसे पहले उसका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति के बाद न्यायाधीश कार्य संभालेंगे, ठीक है। जैसे हमारे देश में एक बार हुआ था 1969 के करीब, न्यायाधीश थे सीजेआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने संभाला था राष्ट्रपति का पद, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं रहे तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे तो सीजेआई भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकील जो होंगे सीनियोरिटी के हिसाब से वो संभालेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझाते चल रहे हैं, अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो तो उससे आप लोग टेंशन ना लेंगे, ठीक है। बाकी जो रिपीटेड है उसको हम लोग हटा भी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये रिपीटेड है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, लिखित अनुशंसा हो। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ठीक है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन था। संयुक्त बैठक किसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की आहूत की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है।
और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये चीज आप लोग बताएंगे। संयुक्त बैठक की कभी भी अध्यक्षता होगी तो सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर करेंगे, स्पीकर नहीं करेंगे तो आप लोगों को लगेगा क्या जो राज्यसभा के सभापति करेंगे, तो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है राज्यसभा के सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेंगे तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर अगर वो भी नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ पैनल के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा हो, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन एक संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, ठीक है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद का भाग है वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, बात सही है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो जब दोनों सदन से ये कोई विधेयक होता है ना, वो पास हो जाता है ना, राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो कानून बन जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिन एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो डाकघर अधिनियम था, ये राजीव गांधी जी का सरकार था और ज्ञानी जेल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति थे, उन दोनों का अपना टसन हो गया था, इस कारण से वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। जेबी निषेधाधिकार जो कहा जाता है वो ज्ञानी जेल सिंह के समय में ही प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा, ये देख लेते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, क्षमा है, ठीक है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं है, तो रोक नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ये दोनों नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और आगे देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति का है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो बिहार राज्य से थे, ये सब तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो बाकी देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा, एक देख लेते हैं, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो ये बीबी गिरी थे, ठीक है। भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने कहा था। इसको जो राष्ट्रपति भवन के आसपास का क्षेत्र जो है ना, उसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है या लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति का चैप्टर आज यहीं खत्म होता है, कल हम उपराष्ट्रपति के चैप्टर को देखेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग आगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबकी तरफ बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी आप लोगों को पूरे घटना चक्र करवाया जाएगा। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक